नमस्कार। एक बार फिर परम वाले केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हम 11th साइंस और एग्रीकल्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पीछे चैप्टर चल रहा था एटम परमाणु टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। पीछे हमने परमाणु के मॉडल्स पढ़े थे। मॉडल्स में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम बोहर का मॉडल। किसका पढ़ेंगे? बोहर का मॉडल। हेडिंग आते हैं बोहर मॉडल। सबसे पहले बोहर जो वैज्ञानिक था उसने अपने मॉडल में क्या क्या बिंदु बताए थे। बोहर नामक साइंटिस्ट ने अपने मॉडल में क्या क्या बिंदु बताए थे, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट यह है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके ऊपर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होता है। नंबर 2 यह एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन यानी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की। किसकी बात करें? हाइड्रोजन की। तीसरे पॉइंट में हम चले। तीसरे पॉइंट के बारे में बताएं। जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तो इन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तो इन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। और जो वर्ताकार कक्षाएं होती है, यानी जब ये वर्ताकार यूं घूमता है, ये जो वर्ताकार कक्षाएं होती है इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। हम दो प्रकार के बलों की चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट बात करें पहले प्रकार के बल में अपकेंद्रीय बल। कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से मतलब होता है यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक या केंद्र से दूर धकेलता है। अपकेंद्रीय बल क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक या केंद्र से दूर धकेलता है। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर कहां लगता है? ये बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है, अपकेंद्रीय बल इज इक्वल टू होता है mv² r। क्या होता है? mv² r। ये समीकरणों को आप ध्यान रखेंगे इनका। तो अपकेंद्रीय बल कौन सा हुआ? mv² r। समीकरण नंबर क्या लगा दी मैंने? 1 लगा दी। नंबर बी की बात करता हूं। दूसरा बल अभिकेंद्रीय बल। यह इलेक्ट्रॉन को
नाभिकीय केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यानी नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर लाता है, नाभिक की ओर लाता है इलेक्ट्रॉन को। अभिकेंद्रीय जो बल होता है, अभिकेंद्रीय बल इज इक्वल टू होता है जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। एक एक बार बताऊंगा इनको मैं। पहले इसका छोटा सा डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास नाभिक है, ये यहां इलेक्ट्रॉन है, यू वर्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है, तो ये तो गया इलेक्ट्रॉन का वेग, किस वेग से, कोई ना कोई वेग से तो घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पर यूं बल लगते हैं, एक तो ये ऊपर की ओर लगता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर एक बल कहां लगता है, ये ऊपर की ओर, त्रिकोण रेखा मैंने ऊपर दिखाया है। ये ऊपर की ओर बल जो होता है वो होता है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। और जैसा कि हमने बताया एम स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है। एक जो बल ये यू नीचे की ओर लगता है, नाभिक की ओर लगता है, ये होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल मैंने बताया जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर दो प्रकार के बल काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखेंगे समीकरण बड़ी काम की समीकरण है ये। इसमें देखें अगले पॉइंट के बारे में यूं कह सकते हैं, यह है दोनों बल एक दूसरे के विपरीत, व समतुल्य होते हैं। समतुल्य होना बराबर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत व समतुल्य होते हैं। तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 और 2 से, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से क्या होगी, आर कैंसिल होगी, हमारे पास समीकरण आ गई एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गई समीकरण नंबर 3। थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान रखना इसका। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3। इनके नेमिंग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जेड ई जो होता है वो होता है नाभिक का आवेश, एम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वेग, और आर जो होती है वो होती है इसकी त्रिज्या। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये इसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु थे। तो अभिकेंद्रीय बल और मैंने अपकेंद्रीय बल के बारे में आपको बताया है। तो ये 3 मुख्य पॉइंट बताने के बाद मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। बोर के मॉडल के मुख्य बिंदु उदाहरण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में मैंने आपको बताया है। अगले पॉइंट कहता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है, तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग, NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। मैं लिखता हूं पॉइंट को, अगले पॉइंट के बारे में पढ़ता हूं मैं। यदि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग होता है
mvr। क्या बोलते हैं? mvr कक्षीय कोणीय संवेग mvr nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या होती है। जैसे मान लो लिखता हूं मैं समीकरण को, mvr बराबर nh/2π। पीछे तक समीकरण नंबर 3 आ गई थी। समीकरण दे सकता हूं इसको मैं 4 नंबर। क्या दे सकता हूं इसको मैं? 4। समीकरण नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना समीकरण का। mvr बराबर nh/2π। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश कितनी भी हो सकती है। इस n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। ये चीजें मैंने पहले ही आपको बताई थी। तो ये चीज अगला पॉइंट इसका ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग mvr nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लो हमें ये मुख्य क्वांटम संख्या बतानी पड़े तो यूं बता सकते ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यूं चौथी कक्षा। जैसे मैं इसको दे सकता हूं n1 बराबर 1, n2 बराबर 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब ये k l m n आपने पढ़ा भी है। ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। अगला पॉइंट बोर का, यदि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में घूमता है तो वह न तो ऊर्जा अवशोषित करता है और न ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में घूम रहा है तो न तो ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित करता है। लेकिन मैं बताता हूं कोई डायग्राम से। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यूं, ये n1 बराबर 1 पहला स्तर, 2 3 4 5। वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ऊर्जा अवशोषित करता है। लेकिन यह है निम्न ऊर्जा स्तर और यह है उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन, यहां मान लो इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। क्या बोलते हैं इसको? संक्रमण, ट्रांजिशन बोलते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, यानी पहले स्तर से 5वें स्तर में आता है तो यह ऊर्जा अवशोषित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऊर्जा क्या करता है? ये अवशोषित करता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। संक्रमण, ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, यहां है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, यूं आता है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा क्या करता है? ये उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। ऊर्जा क्या करता है? ये उत्सर्जित। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो इनका जो ऊर्जा अंतराल है, जो ऊर्जा का मान है, इस अंतराल के बराबर होता है जहां ये इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। यानी उस ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है जहां इलेक्ट्रॉन ये संक्रमण करता है। तो मैं लिखता हूं इसको, डेल E इज इक्वल टू EF माइनस EI। EF का मतलब होता है फाइनल। फाइनल मतलब अंतिम, अंतिम स्तर की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्तर की ऊर्जा। अंतिम स्तर की ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्तर की ऊर्जा।
या इसको मैं हल करता हूं, हम जानते हैं कि डेल ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, क्या होता है एच न्यू, तो हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई। न्यू बराबर जानते हैं हम सी लेमडा होता है, सी अपॉन लेमडा होता है न्यू बराबर, तो आ जाएगा ई एफ माइनस ई आई। एक बटा लेमडा बराबर होता है न्यू बार, तो आ जाएगा एच सी न्यू बार ई एफ माइनस ई आई। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के, याद रखिएगा। तो ये था बोर के मुख्य बिंदु, बोहर ने अपने मॉडल में क्या बताया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, बोहर के अनुप्रयोग। तो फॉर्मूले थोड़े ध्यान से इसको उतार लो, फॉर्मूले बड़े काम की चीज है आपके ये। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बोहर मॉडल के अनुप्रयोग। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग था, नंबर फर्स्ट, वो था इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग बोहर ने कैसे ज्ञात किया, उसको ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों का उपयोग किया। हम जानते हैं, हमने दो समीकरण पीछे भी पढ़ी है। एक समीकरण पढ़ी है एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। एक समीकरण पढ़ी है हमने एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। इन दो समीकरणों का हमने अध्ययन किया है। इन दोनों समीकरणों से हम चलते हैं। इस समीकरण को देखें, मान ले इसे समीकरण नंबर 1, इसे मान ले समीकरण नंबर हम 2 मान ले। समीकरण जो 1 है, इससे हम r की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 से लिख सकता हूं मैं इसको, r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। समीकरण नंबर आ गई ये 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखें, समीकरण आ जाएगी अपने पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर की जगह ये रखना है अपने को, तो आ जाएगा एन एच अपॉन जो 2 पाई एम वी है, मैं सीधा लिखता हूं इसको एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। इसको सोल्व कर देता हूं मैं, समीकरण आ जाएगी जेड स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी अपॉन एन एच। ये हमारे पास समीकरण आ गई। इस समीकरण में देखें तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, समीकरण आ जाएगी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 2 पाई एम वी अपॉन एन एच। इस एम वी से ये एम वी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, ये हमारे पास बचेगा। इसके अंदर अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है E इज इक्वल टू रखें 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, और पाई की जगह रखें 3.14
h की जगह रखे 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड रखें। जैसे ही आप इसके अंदर ये मानों को पुट करोगे, रखोगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, गुणा भाग करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू आएगी आपकी 2.186 इंटू 10 की पावर 8 z बटे n, यानी z बटे क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, z बटे n। ये हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन का वेग जो बोहर ने ज्ञात किया था, 2.186 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस समीकरण से अपन ये देख सकते हैं कि जो v है वो समानुपाती है z के और व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, यानी कोषों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। दो वेगों की तुलना करें, यानी दो वेग की हम क्या करें, तुलना कर दें। दो हमारे पास कोई वेग दिया हो तो हम इस समीकरण को कैसे पुट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं इसको v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। n1 अपॉन मैं क्या लिख सकता हूं, n2 लिखता हूं। यदि आपको इसमें nवें कोष के लिए वेग पूछे, nवें कोष के लिए आपको क्या पूछे, वेग पूछे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Vn इज इक्वल टू v1 अपॉन n। v1 अपॉन क्या लिख सकते हो, इसको n लिख सकते हो। तो हमने इस प्रकार समीकरण को क्या किया है, सोल्व किया है। इसमें कुछ ग्राफ भी हम बना सकते हैं। ग्राफ सिंपली मैं यहां बनाता हूं, 2-3 इसमें ग्राफ भी दिए हैं। ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ा सा मैं समीकरण ऊपर से इसको साफ कर देता हूं। यहां से अपन इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। यदि ग्राफ पूछे आपको v और z के बीच में, किसके बीच में पूछे, v और z के बीच में, तो आपको ग्राफ की सीधी लाइन दिखेगी आपको कि वेग जो होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। यदि आपको ग्राफ पूछे यूं कि v और 1/n के बीच में, तो ग्राफ की ये भी लाइन क्या आएगी, सीधी आएगी। यदि आपको ग्राफ पूछे यूं v और n के बीच में, v और किसके बीच में पूछे, n के बीच में, तो आपका ग्राफ यूं दिखेगा आपको। इस प्रकार से आपको ग्राफ क्या आएगा, नजर आएगा। तो ये जो फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिज्या। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, त्रिज्या की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए इसमें। अगला टॉपिक है त्रिज्या की गणना करना। किसकी गणना करनी है, त्रिज्या की गणना हमें करनी है। इससे पहले हमने वेग की गणना की थी, दूसरा अनुप्रयोग है इसका। सबसे पहले बात करें, हमने एक समीकरण पढ़ी है, हम जानते हैं कि R बराबर होता है NH अपॉन 2πmv। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, NH अपॉन 2πmv। समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली, 1। हम जानते हैं कि V बराबर होता है, अभी पढ़ा है, 2.186 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस V का मान इस समीकरण में रखें। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, V का मान किस में रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें,
तो हम R बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन V का मान समीकरण 1 में V का मान 2.186 10 की पावर 8 Z अपॉन N, Z अपॉन क्या होता है N होता है। V के मान को इसके अंदर अपने रखें तो V की जो वैल्यू है 2 पाई M इंटू V की वैल्यू रखनी है अपने को M इंटू 2.186 इंटू 10 की पावर 8 Z अपॉन N। इस समीकरण को थोड़ा मैं इजी कर देता हूं। R बराबर आ जाएगा, ये N ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन H 2 पाई M इंटू 2.186 इंटू 10 की पावर 8 पाई बराबर रखें 3.14 M बराबर रखें 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम और H की जो वैल्यू है वो रखें H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। इस वैल्यू को इसमें क्या कर दिया जाए, पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी N स्क्वायर इंटू 6.62 इंटू 10 की पावर 27 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 2.186 इंटू 10 की पावर 8 जेड इंटू यहाँ एक चीज जेड और है, जेड यहाँ भी क्या चल रहा है साथ में जेड चल रहा है। ठीक है, पीछे से हमने देखा जेड अपॉन एन मान रखा। रखने के बाद इस वैल्यू को हम क्या करें, पूरी वैल्यू को कैलकुलेशन करें, गुणा भाग करें तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 0.529 N स्क्वायर अपॉन जेड। N स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा जेड, ये होती है त्रिज्या 0.529 N स्क्वायर अपॉन जेड। ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। किसमें आती है ये एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है। हम कुछ R के संबंध देखें तो R समानुपाती N स्क्वायर विद समानुपाती 1/z, या दोनों की तुलना करूं मैं दो त्रिज्याओं की तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। ये इसकी तुलना करें तो ये एक समीकरण अपने सामने आ जाएगी। nवें कोस के लिए पूछे आपको, nवें कोस के लिए यदि त्रिज्या पूछे किसके लिए nवें कोस के लिए तो आ जाएगा Vn इज इक्वल टू R1 N1 स्क्वायर। Vn इज इक्वल टू R1 N1 स्क्वायर। तो ये थी हमारी त्रिज्या की गणना। एक समीकरण अपने को ये याद रखनी है, R इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई MV। इसमें V की वैल्यू रखनी है, ये V का मान इस समीकरण में पुट कर देना है और वैल्यू पुट करते ले जाना है। वैल्यू पुट करते ले जाओगे और जब इसको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेटेड चीज होती है। 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है। इस प्रकार जो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, बोर मॉडल और बोर मॉडल के अनुप्रयोग पढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।